मेरी गर्लफ्रेंड एक बॉस लेडी है। गोरा रंग, कातिल लुक और लंबी हाइट। वो एक बड़ी कंपनी की प्रेसिडेंट है। इस वक्त वो बड़े आराम से बिस्तर पर लेटी अपनी बॉडी स्ट्रेच कर रही है और उसकी नजरों में एक अलग ही नशा है। वो मुझे ऐसे देख रही है जैसे कोई शेरनी अपने शिकार को देखती है। और मैं उसके बगल में एक डरे हुए चूहे की तरह दुबका बैठा हूं। मेरी तो हिलने तक की हिम्मत नहीं हो रही। तभी अचानक वो मेरी तरफ झुकी और मुझे सीधे अपने नीचे दबा लिया। मैंने घबराते हुए अपने हाथ मले और दबी आवाज में कहा, देखो, ये सब बस एक गलत फहमी है। और सच कहूं तो थोड़ी गलती तुम्हारी भी थी, है ना? क्या हम इसे सुलझा सकते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना डरा हुआ क्यों हूं। भाई, कांड ही ऐसा किया है। दरअसल मैं अपनी मौत का झूठा नाटक करके भाग गया था और आज रंगे हाथों पकड़ा गया हूं। हुआ यह था कि अपने बुरे अंजाम से बचने के लिए मैंने एक तगड़ा प्लान बनाया। जब उसका वो पुराना आशिक उसे प्रपोज कर रहा था, मैंने मौका देखकर अपनी आखिरी सांसें गिनने का नाटक किया और राम नाम सत्य होकर वहां से निकल लिया। पैसे तो ज्यादा हाथ नहीं लगे, लेकिन नाम बहुत कमाया। पूरी दुनिया को लगा कि मैं प्यार में जान देने वाला एक सच्चा प्रेमी हूं। सब मुझे मजनू समझने लगे थे। पर मेरी किस्मत खराब थी। ठीक 6 महीने बाद उसने गलती से मेरी अस्थियों वाला कलश नीचे गिरा दिया और मेरा सारा राज खुल गया। जब उस कलश से मेरी राख की जगह पत्थर की तरह जम चुका सफेद चूना निकला, तो मेरी किस्मत का भी चूना लग गया। इस वक्त मैं अपने फोन पर एक विज्ञापन देख रहा हूं। मुझे जिंदा पकड़ने वाले को एक 100 करोड़ का इनाम मिलेगा और उस पोस्टर पर मेरी वो फोटो लगी है जिसमें मैं हद से ज्यादा हैंडसम लग रहा हूं। अब समझ आ रहा है कि ये मौत का नाटक करना मुझे कितना भारी पड़ गया है। फ्लैशबैक में चलते हैं। आलीशान बैंकेट हॉल की लाइटें आंखों को चौंधिया रही थीं। चारों तरफ रईसों की भीड़ थी। तभी बीच महफिल में जी बरदा घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ में कबूतर के अंडे जितनी बड़ी हीरे की अंगूठी थी। वो मेरी गर्लफ्रेंड लल्लू रुयान की आंखों में आंखें डालकर बड़े प्यार से बोला, रुयान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रुयान उस सफेद गाउन में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने हैरानी में अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आंखों में आंसू थे और खुशी के मारे उसके पास शब्द नहीं थे। पूरा हॉल तालियों और शोर से गूंज उठा। हाँ कर दो, शादी कर लो। वहीं कोने में खड़ा हरी सिंह, जो रुयान का असली बॉयफ्रेंड था, अपने हाथ में शैंपेन का गिलास पकड़े चुपचाप ये सब देख रहा था। मैं वहीं एक कोने में अंधेरे के साए में खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं, बल्कि कोई सिक्योरिटी गार्ड हूं। गुस्सा मेरे सिर पर चढ़ रहा था और कानों में जैसे सीटियां बज रही थी। उन दोनों को साथ देखकर मुझे हंसी आ रही थी। वाह, क्या शानदार ड्रामा चल रहा है। एक तरफ मेरी अपनी गर्लफ्रेंड है और दूसरी तरफ उसका वो मुंहबोला भाई ज़ीपड़दा, जिसका नाम उसने पिछले 3 सालों में 800 बार जपा होगा। और आज वो भाई मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा है। मेरा मन तो किया कि आगे जाऊं, जोर जोर से तालियां बजाऊं और पूछूं, भाई, शगुन के पैसे अभी दूं या फेरों के बाद? लल्लू, रुयान और मैं 3 साल से साथ थे, पर इन 3 सालों में ये सीबरदा नाम का भूत हमारे बीच साए की तरह रहा। रुयान को जरा सी जुकाम हुई नहीं कि जीबरदा भाई साहब तुरंत विदेशी दवाइयां लेकर हाजिर हो जाते। रोयान को किसी बड़े सिंगर का कॉन्सर्ट देखना होता तो टिकट का इंतजाम भी वही भाई साहब करते। जीबरदा भाई साहब के पास जैसे कोई जादू था। वो हमेशा पहली लाइन की वीआईपी वीआईपी टिकटें ले आते। रुयान के जन्मदिन पर उनका तोहफा हमेशा सबसे महंगा और उनकी पसंद का होता था। और मेरा क्या, मैं जो भी देता है उसे वो बेकार कहकर रिजेक्ट कर देती है। मैं रात रात भर लाइन में लगकर टिकटें खरीदता तो वो कहती, सीट बहुत दूर है, मजा नहीं आएगा। मैं हफ्तों लगाकर उसके लिए कोई खास गिफ्ट तैयार करता तो वो उसे बिना देखे ही स्टोर रूम में फेंकवा देती। मुझे कभी कभी लगता था जैसे मैं कोई जोकर हूं जो उसे खुश करने के लिए पागलों की तरह नाच रहा है, पर उसे मेरी तरफ देखने तक की फुर्सत नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ ये जी बड़दा बिना कुछ किए ही उसकी सारी इज्जत और प्यार लूट ले जाता। मुझे तो शक होने लगा था कि इस बंदे ने रोयान पर कोई काला जादू या वशीकरण तो नहीं कर रखा। मेरे दोस्त हमेशा समझाते थे कि भाई, रहने दे, ब्रेकअप कर ले।
ये लड़की तुझे सिर्फ एक स्पेयर टायर यानी मजबूरी का साथी समझती है। सब कहते थे कि मैं तो बस उस जीबड़दा का एक सस्ता पहुंचा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने ब्रेकअप के बारे में सोचा नहीं, पर जब भी मैं अलग होने की बात करता, लल्लू रुयान अपराधियों के आंसू पैंच लगते हैं। वो रोते हुए कहती, हरी, क्या तुम्हारा प्यार खत्म हो गया? मेरा और जीबड़दा भाई का रिश्ता तो सिर्फ भाई बहन का है। तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? और मैं पागल, उसका रोना देखते ही पिघल जाता। मुझे लगता था कि 3 साल का सात पत्थर को भी मोम बना देता है, तो ये तो फिर भी इंसान है। पर आज समझ आया कि जिसे मैं प्यार की गर्मी से मिलाने की कोशिश कर रहा था, वो पत्थर नहीं, बल्कि उतरा की जमी हुई बर्फ की सिली थी, जिस पर किसी नमूने का कोई असर नहीं होता। हद तो ये है कि कल तक मैं किसी टब की तरह अपनी शादी के सपने बुन रहा था। मैंने एक महंगी अंगूठी खरीदी थी ताकि आज के इस फंक्शन में उसे सरप्राइज दे सकूं। उसने कहा था कि यह मामूली दोस्तों की पार्टी है। अब देख रहा हूं कि सरप्राइज तो वाकई बहुत बड़ा है। बस उसका हीरो मैं नहीं, कोई और है। मैं खड़ी स्टेज पर उन दोनों बेशर्मों को देख रहा था। मेरे दिल में उसके लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी, वो अब धूल में मिल चुकी थी। मेरा मन खराब होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने झर के घूंट पी लिए हों। अब वहां एक पल भी रुकना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं बिना किसी को बताए चुपचाप उस घटिया जगह से निकल आया। घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले वो अंगूठी निकाली जो मैं उसे पहनाने वाला था, और उसे सीधा टॉयलेट में फेंक दिया। फ्लश की आवाज के साथ जब वो अंगूठी मेरी नजरों से ओझल हुई, तो मुझे एक अजीब सा सुकून मिला। सब खत्म हो गया था। पर क्या वाकई? मुझे लगा कि अगर मैं बस यूं ही चला गया, तो ये उन दोनों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। उन्हें इतनी सस्ती माफी नहीं मिलनी चाहिए। तभी मेरे दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। लल्लू रोयान कहती थी ना कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। उसे लगता था कि वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी। ठीक है फिर, अब मैं उसे वही दूंगा जो वो चाहती है। मैं उसे अपनी मौत का वो तमाशा दिखाऊंगा जिसे वो ताउम्र भूल नहीं पाएगी। मैं चाहता था कि वो अपनी पूरी जिंदगी पछतावे और शर्मिंदगी की आग में जले। मैं उसके दिल पर एक ऐसा जख्म छोड़ना चाहता था जो कभी ना भरे। वो जब भी उस जीबरदा की शक्ल देखे, उसे मेरी याद आए। उसे याद आए वो बेचारा प्रेमी जिसने उसके लिए अपनी जान दे दी। मैंने दराज से कागज और पेन निकाला और अपना आखिरी खत, यानी सुसाइड नोट, लिखना शुरू किया। रोयान, जब तुम्हें यह खत मिलेगा, तब तक मैं इस दुनिया को छोड़ चुका हूंगा। बिना बताए जाने के लिए मुझे माफ कर देना। मुझे लगा था कि मेरा प्यार तुम्हें बदल देगा, पर आज समझ आया कि मैं तुम्हारी जिंदगी में महज एक मुसाफिर था। तुम्हें जीबरदा के साथ देखकर एहसास हुआ कि असली जोड़ी तो तुम दोनों की है। मैं अब थक चुका हूं, हार चुका हूं, बस तुम्हारी खुशियों की दुआ करता हूं। मुझे भूल जाना। खत लिखने के बाद मैंने उसे सिराहने वाली मेज पर ऐसी जगह रखा जहां उसकी नजर सबसे पहले पड़े। और फिर मैंने अपने उस जिगरी और थोड़े टेढ़े दिमाग वाले दोस्त विक्की को फोन लगाया। मैंने फोन उठाया और कहा, विक्की, एक काम है यार। दूसरी तरफ से विक्की की आवाज आई। क्या बात है भाई? तेरी आवाज कुछ बदली बदली लग रही है। कहीं तू कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करने वाला? मैंने सीधे मुद्दे की बात की। ज्यादा मत सोच। बस मेरे लिए कुछ नकली कागजात तैयार करवा दे। एक डेथ सर्टिफिकेट, शमशान की रसीद और एक अस्थियों वाला कलश। विक्की एक पल के लिए सन्न रह गया। फिर बोला, भाई इतना बड़ा खेल? सच में? मैंने कहा, हाँ भाई, बस ये बता, तू साथ देगा या नहीं? वो जोश में बोला, बिल्कुल दूंगा भाई। उन दोनों बेशर्मों को तो मैं भी सबक सिखाना चाहता था। पर भाई, ये असली राग कहां से लाऊंगा? मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अरे पागल, बाजार जा और सबसे सस्ता वाला सफेद चूना खरीद ला जो पुताई में काम आता है। उसे ही डिब्बे में भर देना, किसे पता चलने वाला है? विक्की हंसकर बोला, भाई तू तो उस्ताद निकला। मैंने उसे आखिरी हिदायत दी, काम होने के बाद ये सब सामान और मेरा खत रोयान को दे देना। और हाँ, एक्टिंग जरा संभल कर करना। कह देना कि मैंने नदी में कूद कर जान दे दी और मेरी लाश तक नहीं मिली। विक्की ने भरोसा दिलाया, तू फिक्र मत कर भाई, ऐसी एक्टिंग करूंगा कि ऑस्कर मिल जाए। उसे ऐसा रुलाऊंगा कि उसे अपनी नानी याद आ जाएगी।
फोन काटने के बाद मैं उस कमरे को देख रहा था जहां मेरी और रोयान की हजारों यादें बिखरी पड़ी थीं। दीवार पर हमारी फोटो लगी थी जिसमें मैं किसी बेवकूफ की तरह मुस्कुरा रहा था। मैंने आगे बढ़कर उस फोटो को उतारा और अपनी सारी चीजों के साथ पैक कर लिया। जाते जाते मैंने वहां से रोयान के कुछ महंगे कपड़े और उसकी खास चीजें भी समेट ली ताकि उसे मेरी कमी का एहसास हर पल हो। आखिर में अपना सूटकेस लेकर मैं दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैंने पीछे मुड़कर आखिरी बार उस घर को देखा और मन ही मन कहा, अलविदा रुयान और अलविदा मेरी जिंदगी के वो घटिया 3 साल। आज से हरि सिंह मर चुका है। अब जो जिंदा है वो है एक आजाद परिंदा, छोटू। ठीक 6 महीने बाद नजारा बिल्कुल बदल चुका था। समंदर का किनारा, सुनहरी रेत और चारों तरफ बिखरी खूबसूरती। मैं यानी छोटू आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए और फूलों वाली शॉर्ट्स पहने आराम से बीच बीच पर लेटा था। मेरे हाथ में एकदम ठंडी नारियल पानी की बोतल थी और मैं अपनी नई जिंदगी के मजे ले रहा था। समंदर की ठंडी हवाएं चल रही थीं, जिनमें हल्की सी नमकीन महक थी। थोड़ी दूर पर कुछ खूबसूरत लड़कियां हंसी मजाक कर रही थीं। सच बताऊं तो ये जिंदगी किसी जन्नत से कम नहीं थी। अपनी मौत का नाटक करने के बाद मैंने अपनी जमा पूंजी निकाली, एक नई पहचान बनाई और सीधा इस बर्फीले शहर को छोड़ दक्षिण के इस नजारे में आ गया। अब न तो रोयान का वो हर वक्त परेशान करने वाला फोन आता था और न ही उस जिबर्दा की मनहूस शक्ल देखनी पड़ती थी। यहाँ की हवा में ही एक अलग सुकून था। मेरा दोस्त विक्की कभी कभी वीडियो कॉल करके मुझे वहां के ताजा हालात बताता रहता था। उसने बताया कि मेरी मौत की खबर सुनकर रोयान का बुरा हाल हो गया था। वो उसी सगाई वाली पार्टी में दहाड़े मारकर रोने लगी और बेहोश हो गई। जाहिर है, ज़ीबरदा का प्रपोज़ल तो वहीं धरा का धरा रह गया। इतना ही नहीं, मेरे अंतिम संस्कार पर तो रोयान ने हद ही कर दी। वो उस चूने से भरे कलश को सीने से लगाकर ऐसे रो रही थी, जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। वो सबके सामने चिल्ला-चिल्ला कर कह रही थी कि वो अब किसी और से शादी नहीं करेगी और पूरी ज़िंदगी मेरी विधवा बनकर रहेगी। प्यार में जान देने का मेरा ये ड्रामा सुपरहिट हो गया था ये। इस ड्रामे ने उसे रातों रात इंटरनेट की सबसे वफादार प्रेमिका और बेचारी लेडी बॉस बना दिया। लाखों लोग उसकी इस दीवानगी के मुरीद हो गए। लोग उसके लाइव वीडियो पर आकर उसे ढांढस बंधाते और इमोशनल होकर उसकी कंपनी के सारे सामान खरीद लेते। देखते ही देखते उसकी कंपनी के शेयर आसमान छूने लगे और उसकी दौलत कई गुना बढ़ गई। हम्म मेरी मौत का तमाशा दिखाकर वो अपना बिजनेस चमका रही थी। ये औरत वाकई एक्टिंग की उस्ताद निकली। मैं अपने फोन पर उसके बारे में खबरें पढ़ रहा था। हर फोटो में वो काले कपड़ों में नजर आती, चेहरा उतरा हुआ और आंखों में आंसू, जैसे उससे ज्यादा दुखी इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं। कमेंट बॉक्स तो जैसे उसकी तारीफों से भरा पड़ा था। कोई लिख रहा था, रोयान मैम कितनी सच्ची हैं, ऐसी लड़की को छोड़कर वो लड़का कैसे चला गया। तो कोई कह रहा था, मैम आप अपना ख्याल रखिए, जो चला गया वो वापस नहीं आता। आपको खुश देखकर ही उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। दुनिया उसे मासूम समझकर उस पर प्यार लुटा रही थी और मैं यहां बैठकर उसकी इस चालाकी पर मुस्कुरा रहा था। मैंने एक ठंडी हंसी हंसी और मोबाइल पर रिपोर्ट का बटन दबा दिया। रिपोर्ट की वजह लिखी, झूठा प्रचार और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़। मैं अभी अपनी इस छोटी सी जीत की खुशी मना ही रहा था कि तभी स्क्रीन पर विक्की की वीडियो कॉल फ्लैश हुई। मैंने कॉल उठाई तो देखा विक्की का मोटा चेहरा पसीने से तरबतर था। उसकी सांसें फूली हुई थीं। वो घबराते हुए बोला, भाई अनर्थ हो गया, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मैंने अपना चश्मा उतारा और चिढ़ते हुए पूछा, क्या हुआ, ना क्यों हाँफ रहा है। उसने जो कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोला, भाई रुयान को पता चल गया है। उसे पता चल गया है कि उस कलश में तुम्हारी राख नहीं बल्कि कुछ और है। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। हाथ से नारियल पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। मेरे पूरे शरीर में एक ऐसी ठंडी लहर दौड़ गई जैसे किसी ने बर्फीला पानी डाल दिया हो। मैंने हकलाते हुए पूछा, क्या, ये कैसे मुमकिन है। विक्की बोला, भाई खबर पक्की है। मुझे अभी अभी पता चला है कि आज वो घर पर तुम्हारी फोटो के आगे अगरबत्ती जला रही थी। और तभी विक्की ने आगे बताया,
भाई वो तुम्हारे उस बेशकीमती कलश के आगे रो रही थी कि तभी उसका हाथ लगा और कलश जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, फिर फिर क्या हुआ? विक्की बोला, फिर क्या? भाई तुम्हारी वो तथाकथित राख नमी की वजह से पत्थर जैसा एक छूने का ढेला बन चुकी थी। वो कलश से बाहर निकलकर फर्श पर ऐसे गिरी कि संगमरमर में गड्ढा पड़ गया। मेरा सिर चकराने लगा। ऐसा लगा जैसे आंखों के आगे अंधेरा छा गया हो। अब सब गुड़ गोबर हो गया। मैंने सब कुछ प्लान किया था, पर यह नहीं सोचा था कि यह सस्ता चूना नमी पाकर पत्थर बन जाएगा। ये तो सोशल सुसाइड हो गया भाई, वो भी एकदम असली वाला। विक्की फोन पर चिल्लाए जा रहा था, भाई तूने वो मंजर मिस कर दिया। रोयान तो जैसे पत्थर की मूरत बन गई थी। उसके चेहरे के भाव ऐसे बदल रहे थे जैसे कोई फिल्म चल रही हो। पहले गहरा दुख, फिर हैरानी, फिर उलझन, और आखिर में उसकी आंखों में खून उतर आया। वो ऐसी दिख रही थी जैसे अभी किसी का कत्ल कर देगी। मैंने अपनी आखिरी उम्मीद बटोरते हुए पूछा, अब अब वो क्या कर रही है? विक्की ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, भाई अब वो क्या कर रही है, ये पूछने से अच्छा ये देख कि उसने क्या किया है। वो अब पूरी दुनिया में तुझे पागलों की तरह ढूंढ रही है। तभी विक्की ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा। ये कोई मामूली मैसेज नहीं, बल्कि एक इंटरनल वांटेड पोस्टर था। उसकी हेडलाइन एकदम साफ और खतरनाक थी, हरी सिंह को जिंदा पकड़ो। शर्तें बहुत ही डरावनी थी। जो हरी का पता बताएगा उसे 10 लाख का इनाम, और जो उसे जिंदा पकड़कर सीधा रोयान के सामने पेश करेगा उसे मिलेगा 100 करोड़ का इनाम। उस पोस्टर के नीचे मेरी वही हाई क्वालिटी वाली फोटो लगी थी, जिसमें मैं बहुत ही हैंडसम और खुश दिख रहा था। पर आज मेरा यही चेहरा 100 करोड़ की इनामी राशि बन चुका था। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। ऐसा लगा जैसे मेरे फेफड़ों में किसी ने बर्फ का पानी भर दिया हो। डर के मारे मेरे नाखून मेरी हथेलियों में गड़ गए। 100 करोड़! भाई रोयान वो पागल औरत बन चुकी है जो मुझे ढूंढकर मेरी सच में हड्डियां तोड़ने वाली है। विक्की की आवाज में घबराहट साफ थी। वो चिल्लाया, भाई तू इस वक्त कहाँ है? जो भी कर रहा है छोड़ और वहां से तुरंत भाग। मैंने सुना है कि रुयान ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। पुलिस से लेकर अंडरवर्ल्ड तक हर कोई तुझे ढूंढ रहा है। भाई तेरा ये चेहरा इस वक्त किसी बड़े फिल्म स्टार से भी ज्यादा मशहूर हो चुका है। भागूं? पर कहां? मैं अपने फोन पर उस एक 100 करोड़ की इनामी राशि को देख रहा था और मेरी आंखों में आंसू आने वाले थे। मुझे एहसास हो गया कि अब आगे की जिंदगी मौत से भी बदतर होने वाली है। लेकिन मेरी घबराहट सिर्फ 3 सेकंड तक रही। मैं, यानी छोटू, जो कभी हरी सिंह था, तुरंत संभल गया। भागना तो तय था, लेकिन किसी बिना दिमाग वाले परिंदे की तरह नहीं। मैं रुयान को बहुत अच्छे से जानता था। अगर उसने 100 करोड़ की बाजी लगाई है, तो इसका मतलब है कि वो मुझे पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। अब मुझे अपनी पहचान और अपना ठिकाना दोनों को एक बार फिर से बदलना होगा, और इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। उसने 100 करोड़ का इनाम रखा है, इसका मतलब साफ है। उसने मेरे बारे में काफी कुछ पता लगा लिया है। अब ये छोटू वाली पहचान भी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। मुझे उसके गुंडों के पहुंचने से पहले यहां से गायब होना ही पड़ेगा। मैं रेत से ऐसे उछला जैसे नीचे आग लग गई हो, और 100 मीटर की दौड़ लगाने वाले एथलीट की तरह होटल की तरफ भागा। रिसेप्शन वाली लड़की मुझे इस कदर बदहवास देखकर मुस्कुराई और आंख मारते हुए बोली, क्या बात है हैंडसम, इतनी जल्दी चेकआउट कर रहे हो? कहीं डेट पर तो नहीं जा रहे? डेट? अरे मेरी माँ, डेट नहीं, मैं तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूं। मैंने गुस्से में अपना आईडी कार्ड काउंटर पर पटका और चिल्लाया, जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। होटल से निकलते ही मैं सीधा बैंक की तरफ भागा ताकि अपने कार्ड से सारा पैसा निकाल सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने एटीएम में कार्ड डाला, स्क्रीन पर लिख कर आया, माफ कीजिए, आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। कसम से उस वक्त मेरा दिमाग फट गया। रुयान, तू तो सच में पागल हो चुकी है। इतनी जल्दी मेरे बैंक अकाउंट तक पहुंच गई। मैंने अपनी जेब टटोली तो सिर्फ कुछ 100 रुपए निकले। मेरी आंखों में आंसू आने को थे। भाई, जिस बंदे पर 100 करोड़ का इनाम हो, वो इतना गरीब हो गया कि अब बस का टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं थे।
अगर ये बात किसी को पता चल जाए तो ये साल का सबसे बड़ा जोक बन जाएगा। अब कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने बिना आईडी कार्ड वाला एक छोटा सा खटारा होटल ढूंढा और वहीं टिक गया। रात हुई तो उस होटल के पत्थर जैसे सख्त बिस्तर पर मैं करवटें बदलता रहा, पर नींद कोसों दूर थी। अपना मोबाइल तो मैं पहले ही 2 टुकड़ों में तोड़कर गटर में फेंक चुका था। अब मैं पूरी दुनिया से कट चुका था, एकदम अकेला। मैं सोचने लगा कि आगे क्या करूं। ऐसे चूहों की तरह छिपकर रहना कोई परमानेंट इलाज नहीं था। मैं रोयान की फितरत को अच्छे से जानता था। जब तक वो मुझे ढूंढ नहीं लेगी, वो चैन से नहीं बैठेगी। मैं कल्पना कर सकता था कि वो इस वक्त कैसे अपने दांत पीस रही होगी और कह रही होगी, हरी बेटा, एक बार मेरे हाथ लग जा, फिर तुझे बताऊंगा कि असली मौत क्या होती है। ये सोचते ही मेरी कपकपी छूट गई। नहीं भाई, ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने से काम नहीं चलेगा। मैं यहां हाथ पर हाथ धरकर अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकता था। मुझे इस खेल की कमान अपने हाथ में लेनी ही होगी। तभी मेरे दिमाग में एक और खतरनाक आइडिया आया। सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित होती है। रुयान को पक्का लगा होगा कि मैं किसी दूर दराज के गांव या पहाड़ों में जाकर छिप गया हूंगा, पर मैं उसका ये अंदाजा गलत साबित कर दूंगा। मैं वापस उसी शहर जाऊंगा जहां वो रहती है, उसकी नाक के ठीक नीचे। पर इस बार मेरी पहचान बिल्कुल अलग होगी। मैं बिस्तर से उठा और आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। ये हैंडसम चेहरा इस वक्त मेरी जान का दुश्मन बन चुका था। मुझे इसे पूरी तरह बदलना ही था। अगली सुबह मैंने अपने बचे कुचे पैसों से एकदम मामूली और अजीब से कपड़े खरीदे। एक नकली बालों वाली विग ली और मोटे फ्रेम वाला चश्मा पहन लिया। इसके बाद मैं एक ऐसे लोकल क्लिनिक में गया जो थोड़ा संदिग्ध लग रहा था। 1 घंटे बाद जब मैं आईने के सामने खड़ा हुआ तो मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा था। उस शानदार चेहरे पर अब घनी दाढ़ी मूछें थीं और मेरा पूरा लुक ही बदल चुका था। अब मेरी भौहें मोटी और काली थीं और वो पुराना सा चश्मा पहनकर मैं किसी अमीर घर का हीरो नहीं, बल्कि 40 साल का एक थका हुआ अंकल लग रहा था। मैं खुद को देखकर मुस्कुराया और सोचा, रोयान, अब तू मुझे ढूंढ कर दिखा। मैंने अपना एक नया नाम रखा, राम खिलावन। एक ऐसा सीधा साधा मजदूर जो गांव से शहर काम की तलाश में आया हो। इस रोल में जान डालने के लिए मैंने 2 दिन कड़कती धूप में मजदूरी की और ईंटें ढोईं, ताकि मेरा रंग थोड़ा पक्का और काला हो जाए। जब पूरी तैयारी हो गई तो जेब में आखिरी 100 का नोट लेकर मैं अपनी पुरानी यादों वाले शहर की तरफ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में मेरे बगल में एक चाची बैठी थी। वो पूरे रास्ते मुझसे पंचायत करती रहीं। बेटा, घर में कितने लोग हैं? महीने का कितना कमा लेते हो? मैंने भी अपनी नई सीखी हुई टेढ़ी मेढ़ी देहाती भाषा में गप्पे मारना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अरे चाची, का बताएं, घर में 8-8 बच्चे हैं, सबको पालना पड़ता है। मेरी बातें सुनकर उन्हें जरा भी शक नहीं हुआ कि मैं वही 100 करोड़ी भगौड़ा हूं। शहर तो पहुंच गया, पर अब सबसे बड़ा सवाल था, जिंदा कैसे रहूं। ट्रेन के सफर में मेरे बचे कुचे पैसे भी खत्म हो गए थे। अब जेब में कुल जमा 20 रुपए बचे थे। इतने पैसों में तो एक वक्त का ढंग का खाना भी नहीं मिलता। छत की बात तो भूल ही जाओ। थकान से मेरा बुरा हाल था, तो मैंने एक फ्लाईओवर के नीचे एक खाली कोना ढूंढा और वहीं बैठ गया। रात की हवा बहुत ठंडी थी। मैंने अपनी उस पतली सी जैकेट को जोर से खुद से लपेट लिया। मन में बस एक ही ख्याल था, ये सब क्या हो गया। मैं, जो एक नामी कॉलेज से टॉप करके निकला था, आज पुल के नीचे सोने पर मजबूर हूं। अगर मेरे पुराने ऑफिस के दोस्तों ने मुझे इस हालत में देख लिया तो वो हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। मैं अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि तभी एक बंदा मेरे पास आया। उसने सूट पहना हुआ था और देखने में किसी कंपनी का एजेंट या मिडिल मैन लग रहा था। उस बंदे ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और मेरे हाथ में एक पर्चा थमा दिया। बोला, भाई, काम ढूंढ रहे हो क्या? उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई। मैं तुरंत उठकर बैठ गया और पूछा, हाँ भाई बिल्कुल, क्या काम है? वो बोला, लल्लू ग्रुप का नाम सुना है? वही जो देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। उन्हें अभी साफ सफाई करने वाले लड़कों की जरूरत है। खाना पीना और रहना सब कंपनी की तरफ से होगा और महीने के 5,000 मिलेंगे। लल्लू ग्रुप?
ये नाम सुनते ही मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई। अरे भाई, ये तो रुयान की कंपनी है। उसने मुझे अपनी ही दुश्मन की कंपनी में झाड़ू पोछा लगाने का ऑफर दे दिया। ये तो वही बात हुई कि खुद चलकर शेर की मांद में जाना। मैं मना करने ही वाला था कि उस एजेंट ने फिर से बोलना शुरू किया। भाई सच कह रहा हूं, ऐसी नौकरी दोबारा नहीं मिलेगी। कंपनी का खाना किसी बड़े होटल जैसा होता है। रोज मीट मछली मिलती है और रहने के लिए जो कमरा मिलेगा वो भी बहुत शानदार होगा। वो एजेंट बोले जा रहा था। भाई कमरे में एसी है, गर्म पानी है और सबसे बड़ी बात, उन्हें ना तुम्हारी डिग्री देखनी है ना तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड। बस काम करने का जज्बा होना चाहिए। खाना पीना और रहना बिल्कुल फ्री और हर रोज खाने में तगड़ा मीट मिलेगा। ये सुनकर मैंने थूक गटका और मेरे पेट से भी चूहे कूदने की आवाज आने लगी। दिमाग कह रहा था कि यह बहुत खतरनाक है, पर पेट कह रहा था कि अगर अभी कुछ नहीं खाया तो मर जाऊंगा। अगर ये नौकरी नहीं की तो फिर कहीं और जाकर भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। मैंने सोचा, डर के आगे जीत है। वैसे भी अब मेरा हुलिया इतना बदल चुका है कि कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। उसकी कंपनी में सफाई वाला बनकर रहूंगा तो शायद उसके कुछ राज भी पता चल जाएं। दुश्मन को हराना है तो उसके करीब रहना जरूरी है। मैंने हिम्मत जुटाई, दांत भींचे और उसके हाथ से पर्चा छीन लिया। मैंने कहा, ठीक है भाई, मैं तैयार हूं। ये काम कोई और करे ना करे, मैं जरूर करूंगा। अगले दिन मैं उस एजेंट के साथ लल्लू ग्रुप की उस ऊंची आलीशान इमारत के सामने खड़ा था। सामने खड़ी उस आसमान को छूती आलीशान इमारत को देखकर मेरी यादें ताजा हो गईं। कभी मैं यहां रुयान के बॉयफ्रेंड की हैसियत से उसकी महंगी गाड़ी में वीआईपी गेट से अंदर आता था, और आज देखो, एक सफाई वाले की तरह पीछे के दरवाजे से चुपचाप अंदर घुस रहा हूं। सच है, जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। नौकरी मिलने का काम उम्मीद से ज्यादा आसान रहा। वहां बैठी एचआर वाली चाची ने बस एक नजर मुझे देखा और बिना कुछ पूछे कागजों पर साइन कर दिए। मुझे उसी मंजिल पर भेजा गया जहां रुयान का मेन ऑफिस था। मेरा काम था वहां साफ सफाई करना। मेरी बॉस एक महिला थी जिनका नाम था शांति देवी। वो स्वभाव की बहुत अच्छी थी। शायद मेरा सीधा साधा रूप देखकर उन्हें मुझ पर तरस आ गया। वो बोली, बेटा राम खिलावन, तू अभी नया है, तुझे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता। देख, इस पूरी बिल्डिंग में सबसे जरूरी जगह है हमारी मालकिन का ऑफिस। हमारी रुयान मैडम को सफाई बहुत पसंद है। उन्हें जरा सी भी धूल बर्दाश्त नहीं होती। शांति देवी मुझे समझा रही थी। देख बेटा, मैडम की आंखों में एक तिनका भी नहीं खटकना चाहिए। सफाई ऐसी होनी चाहिए कि कोना कोना चमक उठे। और हाँ, मैडम का मिजाज आजकल बहुत खराब रहता है। तू बस चुपचाप अपना काम करना और उनसे नजरें मत मिलाना। मैंने सिर हिलाकर हाँ तो कह दिया, पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मिजाज मिजाज तो खराब होगा ही। आखिर 100 करोड़ की इनामी राशि जो हाथ नहीं आ रही, कलेजे में आग तो लगी होगी। नीली वर्दी पहनी, मुंह पर मास्क लगाया और सिर पर टोपी चढ़ाकर मैंने अपनी सफाई वाली गाड़ी आगे बढ़ाई। आज मेरे मिशन का पहला दिन था। रुयान का केबिन गलियारे के बिल्कुल आखिरी छोर पर था। मैं धीरे धीरे अपनी गाड़ी धकेलता हुआ वहां तक पहुंचा। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर से रोयान की वही बर्फ जैसी ठंडी और कड़क आवाज आ रही थी। वो चिल्ला रही थी, नाकारा, तुम सबके सब नाकारा हो। 100 करोड़, पूरे 100 करोड़ की बाजी लगा दी मैंने, पर तुम लोग एक मामूली इंसान को नहीं ढूंढ पा रहे। आखिर किस बात की सैलरी लेती है ये पूरी टीम? तभी अंदर से कुछ टूटने और चीजें बिखरने की जोरदार आवाज आई। अंदर से चीजें टूटने की आवाजें आ रही थीं। शायद वो गुस्से में जो हाथ लग रहा था, उसे पटक रही थी। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने तुरंत गर्दन नीचे झुकाई और जोर-जोर से पोछा लगाने का नाटक करने लगा। तभी एक बंदा कोट पैंट पहने, चेहरा लटकाए ऑफिस से बाहर निकला। उसे देखते ही मैं पहचान गया। ये तो रोयान का सबसे खास सेक्रेटरी था, जिसे सब राहुल कहते थे। राहुल ने मुझे देखा, अपनी भौहें सिकोड़ी और गुस्से में बोला, अरे ओ सफाई वाले, इधर क्या कर रहा है? चल, अभी यहां जरूरत नहीं है, भाग यहां से। मैंने डरे हुए मजदूर की तरह अपना सिर हिलाया और अपनी गाड़ी लेकर पीछे हटने ही वाला था कि तभी
ऑफिस का दरवाजा एक झटके के साथ पूरा खुल गया। वहां रोयान खड़ी थी। उसने काले रंग का प्रोफेशनल सूट पहना हुआ था, जिसमें वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक और खूबसूरत लग रही थी। उसकी नजरों में वो गुस्सा था जिसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। रोयान अपनी ऊंची सैंडल खटखटाती हुई किसी तूफान की तरह केबिन से बाहर निकली। उसके चेहरे पर जो गुस्सा था, वो किसी भी ठंडी लहर से ज्यादा खतरनाक था। वो आंखें जो कभी मुझे देखकर प्यार लुटाती थीं, आज उनमें सिर्फ मौत और खून सवार था। मेरी तो रूह ही कांप गई। मैंने तुरंत अपनी गर्दन और नीचे झुका ली, जैसे मैं वहीं जमीन में समा जाना चाहता हूं। मेरा दिल सीने में इतनी जोर से धड़क रहा था, मानो अभी पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। रोयान मेरे ठीक बगल से गुजरी और हवा के साथ उसकी महक मेरे नथुनों से टकराई। ये वही परफ्यूम था जो मैंने उसे गिफ्ट किया था, उसका सबसे पसंदीदा। मैंने अपनी सांसें रोक लीं और एक पत्थर की तरह जम गया। मुझे लगा कि चलो, जान बची तो लाखों पाए। वो आगे निकल गई है। लेकिन तभी अचानक उसके कदमों की आवाज रुक गई। वो मुड़ी और उसकी तलवार जैसी तेज नजरें सीधे मुझ पर आकर टिक गईं। पल भर के लिए जैसे मेरी पूरी दुनिया ही ठहर गई हो, जैसे किसी ने पूरी दुनिया का पॉज बटन दबा दिया हो। मेरे शरीर का खून जैसे जम गया और दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया। मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था, क्या मैं पकड़ा गया इतनी जल्दी? क्या मेरा ये भेस इतना घटिया था? क्या मैं वाकई एक फेलियर हूं? मैं अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गया था। हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे और मैं सांस लेना तक भूल गया था। रोयान की सैंडल की वो खट खट की आवाज हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे दिल पर वार कर रही हो। मुझे महसूस हो रहा था कि कॉरिडोर में मौजूद हर शख्स की नजर मुझ जैसे मामूली सफाई वाले पर टिकी है। वो राहुल सेक्रेटरी और बाकी कर्मचारी ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें कोई मजेदार तमाशा दिखने वाला हो। उन्हें पक्का लग रहा था कि इस बेचारे सफाई वाले की अब खैर नहीं, क्योंकि ये इस लेडी डॉन के गुस्से का शिकार होने वाला है। वक्त जैसे वहीं ठहर गया था। रोयान मेरे ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी परछाई ने मुझे पूरी तरह ढक लिया था। मुझे उसके परफ्यूम की वो जानी पहचानी महक आ रही थी, लेकिन इस बार उस महक में प्यार नहीं, बल्कि जान ले लेने वाला गुस्सा था। मैं अपनी नजरें झुकाए बस अपने जूतों की नोक को देख रहा था। मुझे लग रहा था कि अगले ही पल वो मुझे जिंदा दफन कर देगी। तभी उसकी आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरी रूह तक कांप गई। मेरा शरीर अपने आप थरथराने लगा। मैंने जैसे ही धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया, मेरे दिल ने चीख कर कहा, बेटा, अब तो तू गया, खेल खत्म। अब क्या करूं? उसके पैरों में गिरकर माफी मांगूं या जान बचाकर भाग जाऊं? पर भाग कर जाऊंगा कहां? ये 30वीं मंजिल है और माफी, जिस हाल में वो अभी है, माफी मांगने का मतलब है मौत को दावत देना। मैंने हार मानकर अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को मौत के हवाले कर दिया। मैंने बहुत ही धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई, यहां तक कि मैंने अपने आखिरी शब्द भी सोच लिए थे कि रोयान, मेरी बात तो सुनो। लेकिन जिस गुस्से और चीख पुकार का मुझे इंतजार था, वैसा कुछ हुआ ही नहीं। रोयान बस ठंडी नजरों से मुझे देख रही थी। उसकी उन खूबसूरत आंखों में शक और नफरत साफ झलक रही थी। उसने पूरे 10 सेकंड तक मेरे चेहरे को घूरा, और भाई, वो 10 सेकंड मुझे 100 साल के बराबर लगे। फिर उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और बड़ी बेरुखी से बोली, तुम्हारे शरीर से बहुत गंदी बदबू आ रही है। मैं तो सन्न रह गया। बदबू? कैसी बदबू? मैंने अनजाने में ही अपनी बाजू उठाई और खुद को सूंघा। भाई, पसीने और उस सस्ते डिटर्जेंट की मिली जुली महक सीधे मेरे दिमाग में चढ़ गई। अब राम खिलावन के रोल में घुसने के लिए मैं कई दिनों से नहाया नहीं था, और ऊपर से डर के मारे जो ठंडा पसीना छूटा था, उसने तो काम ही तमाम कर दिया। सच में वो महक बयान से बाहर थी। रोयान ने नाक सिकोड़ते हुए एक कदम पीछे हटाया, अपनी उंगलियों से नाक दबाई और छिड़कर बोली, आइंदा से मुझसे दूर रहा करो। इतना कहकर वो पीछे मुड़ी और अपनी सैंडल खटखटाती हुई लिफ्ट के अंदर चली गई। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, मेरा शरीर बिल्कुल बेजान हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आत्मा खींच ली हो। मैं वहीं जमीन पर ढेर होने ही वाला था। आसपास के लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मेरा कोई तमाशा हो। कुछ को मुझ पर तरस आ रहा था, तो कुछ मेरी बेइज्जती का मजा ले रहे थे।
तभी वो राहुल सेक्रेटरी मेरे पास आया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई, तेरी किस्मत बहुत तेज है। आज मैडम का मूड खराब था, इसलिए उन्होंने सिर्फ तेरी बदबू पर तुझे छोड़ दिया, वरना अगर कोई और दिन होता तो शायद तू इस खिड़की से नीचे उड़ रहा होता। उसने पास की उस बड़ी सी कांच की खिड़की की तरफ इशारा किया। मैंने जैसे ही नीचे देखा, मेरी टांगें कांपने लगीं। भाई, मौत के मुंह से वापस आया हूं। किसने सोचा था कि मेरी ये बदबू ही आज मेरी ढाल बन जाएगी। इसे कहते हैं किस्मत खराब हो तो भी कभी कभी काम आ जाती है। मैं अपनी सफाई वाली गाड़ी को जैसे तैसे खींचता हुआ सफाई कर्मचारियों वाले कमरे में पहुंचा। शांति देवी ने जब मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो वो घबराकर बोली, अरे राम खिलावन, क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है तेरी? मैंने बस अपना सिर हिलाया और एक ऐसी मुस्कान दी जो रोने से भी बदतर थी। मैंने कहा, कुछ नहीं शांति चाची, बस मैंने बहाना बनाया। कुछ नहीं चाची, बस थोड़ी धूप लग गई है। शांति चाची बोली, तो फिर थोड़ी देर आराम कर ले। आजकल के बच्चे भी ना अपने शरीर का जरा भी ध्यान नहीं रखते। मैं कुर्सी पर ढेर हो गया और जोर जोर से सांसें लेने लगा। भाई, अभी जो हुआ वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। रुयान की वो शक भरी निगाहें याद करके अब भी कलेजा कांप रहा है। शुक्र है कि मेरा ये भेस काम कर गया, और उससे भी बड़ा शुक्र उस बदबू का है। अब तो तय कर लिया है, जब तक यहां हूं नहाने का नाम भी नहीं लूंगा। मैं अभी अपनी किस्मत को दुआएं दे ही रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। वही राहुल सेक्रेटरी अंदर आया और सीधा मेरे पास आकर खड़ा हो गया। वो रूखी आवाज में बोला, ओए चल मेरे साथ, मैडम ने तुझे अभी के अभी अपने केबिन में बुलाया है। ये सुनते ही मैं कुर्सी से ऐसे उछला जैसे नीचे बिजली का तार छू गया हो। फिर से? अब उस पागल औरत को मुझसे क्या काम है? क्या उसे शक हो गया? क्या उसने मुझे पहचान लिया? मेरा दिल एक बार फिर हलक में आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सफाई करने नहीं, बल्कि अपनी फांसी की सजा सुनने जा रहा हूं। मैं राहुल सेक्रेटरी के पीछे पीछे फिर से उसी ऑफिस के दरवाजे पर पहुंच गया। इस बार दरवाजा बंद था। राहुल ने धीरे से दस्तक दी और बोला, मैडम, वो लड़का आ गया है। अंदर से रुयान की वही बर्फ जैसी ठंडी आवाज आई, उसे अंदर भेजो। राहुल ने मेरी तरफ एक इशारा किया और खुद चुपचाप वहां से खिसक गया। मैंने एक लंबी सांस ली और उस भारी दरवाजे को धक्का देकर अंदर कदम रखा। ऑफिस के अंदर एसी एसी की वजह से काफी ठंड थी, पर मुझे डर के मारे पसीने आ रहे थे। रुयान अपनी बड़ी सी मेज के पीछे बैठी थी और अपने हाथ में एक पेन घुमा रही थी। उसकी आंखें किसी एक्सरे मशीन की तरह मेरे आर पार देख रही थीं। मैंने अपनी गर्दन झुका ली और अपने फटे पुराने कुर्ते का कोना जोर से पकड़ लिया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। उसने अचानक पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? मैंने अपनी वही टेढ़ी मेढ़ी देहाती भाषा में जवाब दिया, राराम खिलावन मैडम। उसने फिर पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? मैंने हकलाते हुए कहा, जी, वो बहुत दूर देहात से आए हैं, एकदम पिछड़े इलाके से। यहाँ काम करने क्यों आए हो? उसकी आवाज में जैसे कोई राज छिपा था। मैंने कहा, क्या करें मैडम, घर में बहुत गरीबी है। 8-8 बच्चे हैं, सबका पेट जो पालना है। अच्छा, मैंने वही अपनी रटी रटाई कहानी फिर से सुना दी कि कैसे मैं गरीबी के कारण यहां मजदूरी करने आया हूं। रोयान ने मेरी बात सुनी, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बस उसने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। तभी वो अपनी कुर्सी से उठी और मेज के पीछे से निकलकर मेरे ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी मौजूदगी का दबाव इतना ज्यादा था कि मुझे लगा जैसे मेरा दम घुट जाएगा। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरी ठुड्डी पकड़कर मेरा चेहरा ऊपर उठा दिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं, और जैसे ही उन्होंने मेरी खाल को छुआ, मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैं चाहकर भी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसकी उन गहरी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और गहरा शक साफ दिख रहा था। मैं अंदर ही अंदर डर के मारे मरा जा रहा था। क्या इसे मुझ पर शक है? क्या मेरी एक्टिंग में कोई कमी रह गई, या मेरी भाषा इसे नकली लग रही है? मेरा दिमाग सुन्न हो गया था और पसीने की एक बूंद मेरी कनपट्टी से नीचे गिरी। तभी वो अचानक रुकी और बहुत ही धीमी, कांपती हुई आवाज में बोली, तुम्हारी आंखें। उसने कहा, तुम्हारी आंखें।
मेरे किसी पुराने जानने वाले से बहुत मिलती हैं। ये सुनते ही मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। धत्त तेरी की, मैं सब कुछ बदल सकता था, पर इन आंखों का क्या करता? रुयान हमेशा कहती थी कि उसे मेरी आंखों से प्यार है। वो कहती थी कि इनमें सितारे चमकते हैं, और आज वही सितारों वाली आंखें मेरी जान की दुश्मन बन गई थी। मैं बुरी तरह घबरा गया। मैंने अपनी पुतलियों को जोर-जोर से घुमाना शुरू किया, ताकि मेरी आंखें थोड़ी धुंधली और बेवकूफों जैसी लगें। मैंने हकलाते हुए कहा, "महम मैडम, आप भी क्या मजाक कर रही हैं? हम तो ठहरे गंवार आदमी। हमारी आंखों की तुलना आप बड़े लोगों से भला कैसे कर सकती हैं?" रोयान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस पत्थर की मूरत बनी मुझे घूरती रही। उसकी नजरें अब और भी तेज हो गई थीं, जैसे वो मेरे चेहरे के इस नकाब को फाड़कर मेरी रूह तक पहुंच जाना चाहती हो। मुझे लगा, अब मैं और ज्यादा नाटक नहीं कर पाऊंगा। मैं बस टूटने ही वाला था कि तभी मैं बस हार मानने ही वाला था और सच बोलने ही वाला था कि अचानक उसने मेरा चेहरा छोड़ दिया। वो पीछे मुड़ी और मेरी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। उसकी आवाज में एक अजीब सी थकान और खुद पर ही एक तंज था। वो बुदबुदाई, "हाँ, ये कैसे मुमकिन है? वो तो मर चुका है। मैंने खुद उसे उस मोड़ पर ला खड़ा किया था। वो इतना स्वाभिमानी इंसान था, वो भला मेरी कंपनी में झाड़ू पोछा लगाने क्यों आएगा?" उसकी ये बातें सुनकर मेरा मन अजीब भावनाओं से भर गया। एक तरफ राहत थी कि जान बची, तो दूसरी तरफ एक टीस थी, और सच कहूं तो अंदर ही अंदर एक जहरीली खुशी भी हुई। चलो रोयान, तुमने कम से कम ये तो माना कि तुम्हारी वजह से ही मेरी जान गई। मुझे लगा कि अब ये पूछताछ खत्म हुई और मैं बच निकला। लेकिन तभी रोयान फिर से मेरी तरफ मुड़ी, और उसके चेहरे पर वही पुरानी बर्फ जैसी ठंडक वापस आ चुकी थी। वो कड़क आवाज में बोली, "राम खिलावन, नाम यही है ना तुम्हारा?" मैंने डरते हुए कहा, "जी, जी मैडम।" वो बोली, "आज से तुम्हें साफ सफाई का काम करने की जरूरत नहीं है।" मैं सन्न रह गया और हकलाते हुए पूछा, "तो तो फिर मुझे क्या करना होगा मैडम? तो तो फिर मुझे क्या करना होगा मैडम?" मैंने घबराते हुए पूछा। रुयान के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो धीरे से बोली, "आज से तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हो।" "क्या? बॉडीगार्ड?" भाई, मुझे लगा मेरे कान खराब हो गए हैं। मैं, जो एक मच्छर तक नहीं मार सकता, ये पागल औरत मुझे अपना बॉडीगार्ड बना रही है। क्या इसका दिमाग ठिकाने पर है? मैंने तुरंत हाथ जोड़कर मना किया, "मैडम, ये ये ठीक नहीं होगा। मैं तो बस एक सीधा साधा झाड़ू लगाने वाला हूं। मुझे कुश्ती वश्ती नहीं आती। मैं आपकी रक्षा कैसे करूंगा?" रोयान ने मेरी बात काटते हुए बड़े सख्त लहजे में कहा, "ये तुम तय नहीं करोगे। मैं तुम्हें 1 मिनट देती हूँ। या तो मेरे बॉडीगार्ड बनो और डबल सैलरी लो, या फिर इसी वक्त इस शहर से दफा हो जाओ और फिर कभी वापस मत आना।" ये साफ साफ धमकी थी। भाई, वो पक्का मुझ पर शक कर रही है और मुझे अपनी नजरों के सामने रखकर पल पल की खबर रखना चाहती है। ये तो वही बात हुई कि अभी भेड़ियों से बचकर निकला था और अब सीधा शेर के मुंह में जा गिरा हूं। ये औरत वाकई बहुत खतरनाक है। मैं उसकी उन आंखों को देख रहा था जिनमें जीत की चमक थी। मेरा दिल अंदर से रो रहा था। क्या मेरे पास कोई और रास्ता था? बिल्कुल नहीं। 1 मिनट बाद मैंने अपना सिर झुकाया और बुझे हुए मन से बोला, "ठीक है मैडम, मैं तैयार हूं।" रुयान के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो किसी शैतान की मुस्कान से भी ज्यादा डरावनी थी। वो खुश होकर बोली, "बहुत अच्छे। राहुल, इसे ले जाओ और इसके कपड़े बदलवाओ। आज से ये मेरा आदमी है। मेरा आदमी।" भाई, ये सुनकर ही मेरे कान गर्म हो गए। मैं, यानी राम खिलावन, जो कल तक झाड़ू लगा रहा था, आज अचानक लल्लू ग्रुप की मालकिन का पर्सनल बॉडीगार्ड बन गया। इसे कहते हैं रातों रात किस्मत पलटना। पर यह पलटी थी या डूबी थी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब राहुल सेक्रेटरी मुझे नए कपड़े दिलाने ले गया, तो उसकी आंखों में मेरे लिए गहरी हमदर्दी थी। वो बस इतना बोला, "भाई, अपना ख्याल रखना। भगवान ही अब तेरा मालिक है।" मैंने वो एकदम फिटिंग वाला काला सूट पहना, आंखों पर काला चश्मा चढ़ाया, और सच कहूं तो शीशे में खुद को देखकर मुझे भी लगा कि भाई, अब मैं राम खिलावन नहीं, बल्कि जेम्स बॉन्ड लग रहा हूं। भले ही चेहरे पर वो नकली मूछें थीं, पर मेरी पुरानी स्मार्टनेस इस सूट में छिप नहीं पा रही थी। मन में डर लगा कि
कहीं ये नया लुक ही मुझे फंसा ना दे। आखिर रोयान चाहती क्या है? मेरा काम अब 24 घंटे उसके साथ साए की तरह रहना था। मतलब मैं एक बॉडीगार्ड नहीं बल्कि एक जीता जागता सीसीटीवी कैमरा बन चुका था। सुबह उसके साथ ऑफिस जाओ, रात को उसकी आलीशान कोठी पर रुको, और तो और जब वो सोती थी तब भी मुझे दरवाजे पर पहरा देना पड़ता था। भाई, ये नौकरी है या काला पानी की सजा? रुयान को जैसे मुझे तड़पाने में मजा आने लगा था। वो अक्सर बातों बातों में मेरा पुराना नाम छेड़ देती थी। एक बार उसने मुझसे पूछा, राम खिलावन, तुम्हें क्या लगता है, अगर कोई मर जाए तो क्या वो वापस आ सकता है? मैं तो अंदर तक हिल गया। और हद तो तब हो गई जब वो बड़े बड़े बिजनेस मीटिंग्स के बीच में भी मुझसे मीटिंग चल रही होती और वो अचानक सबकी आंखों के सामने मुझसे ऐसे अजीब सवाल पूछ लेती। मेरा तो पसीना छूट जाता। बस किसी तरह अनपढ़ होने का नाटक करता। मैडम, हम तो ठहरे गंवार आदमी, हमें ये सब कहाँ समझ आता है। वो बस एक रहस्यमयी मुस्कान देती और चुप हो जाती। लेकिन असली इम्तिहान तो खाने की मेज पर होता था। उसने जानबूझकर रसोइये से वही खट्टे मीठे गोश्त की डिश बनवाई जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी। उसने मेरी तरफ प्लेट खिसकाई और बोली, राम खिलावन, इसे छक्कर देखो, कैसा बना है। उस गर्मा गर्म डिश को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया, पर कलेजे पर पत्थर रखकर मैंने मना कर दिया। नहीं मैडम, हमें ये मीठा मीठा खाना अच्छा नहीं लगता। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में जो निराशा दिखती थी, उसे देखकर मेरा मन भी बैठ जाता था। पर भाई, सबसे ज्यादा डर तो रात को लगता था। उसकी उस कोठी में हर जगह मेरी ही फोटो लगी थी। हॉल में, कमरे में, और तो और बाथरूम के पास भी मेरी एक बड़ी सी फूलों वाली फोटो टंगी थी। सोचो, मैं रोज रात को अपनी ही 13वीं वाली फोटो के सामने पहरा देता था और वो कमरे के अंदर वही गाना बार बार बजाती थी जो मैं कभी गुनगुनाया करता था। उस सन्नाटे में वो गमगीन गाना पूरी कोठी में गूंजता रहता था, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। भाई, समझ नहीं आता था कि ये औरत मुझे पागल करना चाहती है या सच में मेरे मरने का मातम मना रही है। मैं जितनी कोशिश करता उसे समझने की, उतना ही उलझता जा रहा था। उस रात रुयान ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज बाहर तक आ रही थी, हेरा, तुम बहुत बड़े कमबख्त हो। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं तुम्हें कितना याद करती हूं। वापस आ जाओ। मुझसे गलती हो गई। मैं मानती हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरवाजे के बाहर खड़े खड़े मेरा दिल बैठने लगा। वो रोना दिखावा नहीं लग रहा था। उसकी आवाज में वो दर्द था जो सीधे रूह को चीर दे। क्या सच में उसके दिल में मेरे लिए अब भी प्यार बचा था? मेरा दिमाग सुन्न हो गया और न जाने क्या सोचकर मैंने बिना सोचे समझे उसके कमरे का दरवाजा धीरे से धकेल दिया। कमरे के अंदर का नजारा देखकर मैं दंग रह गया। चारों तरफ शराब की बोतलें टूटी पड़ी थीं और सामान बिखरा हुआ था। रुयान जमीन पर कालीन पर बैठी थी, बाल बिखरे हुए, काजल फैला हुआ और चेहरा आंसुओं से भीगा। वो उस वक्त किसी महारानी की तरह नहीं, बल्कि एक टूटी हुई लड़की की तरह लग रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो चौंक गई। फिर वो लड़खड़ाते हुए घिसट कर मेरे पास आई और उसने मेरे पैरों को कसकर पकड़ लिया। उसने अपनी रोती हुई आंखें ऊपर उठाई और मुझसे पूछा, हेरा, क्या ये तुम हो? तुम वापस आ गए ना? बोलो ना कि तुम आ गए। उसकी आंखों में जो उम्मीद और बेबसी थी, उसे देखकर मेरा पत्थर जैसा दिल भी पिघलने लगा। मेरा मन हुआ कि अभी के अभी मास्क उतार दूं और उसे गले लगा लूं। लेकिन तभी मेरे दिमाग ने मुझे चेतावनी दी, नहीं, अगर आज सच बोल दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये फिर से तुझे खत्म कर देगी। मैंने अपने कलेजे को कड़ा किया और बड़ी बेरहमी से उसके हाथों को अपने पैरों से झटक दिया। मैंने अपना दिल पत्थर का किया और अपनी वही टेढ़ी मेढ़ी देहाती भाषा में बोला, मैडम, आपने बहुत ज्यादा पी ली है। आप मुझे पहचानने में गलती कर रही हैं। मैं तो आपका मामूली बॉडीगार्ड राम खिलावन हूं। मेरी ये बात सुनते ही रुयान के चेहरे की वो उम्मीद एक पल में बुझ गई। वो पत्थर की मूरत बनी मुझे देखती रही और फिर अचानक हंसने लगी। पर वो हंसी नहीं थी, वो उसकी तड़प और हार की आवाज थी। वो खुद से ही कहने लगी, हाँ, सही कह रहे हो, मैंने बहुत पी ली है। तुम वो कैसे हो सकते हो? वो तो मर चुका है।
और उसे मैंने ही मारा है। वो लड़खड़ाती हुई उठी और बेजान होकर बिस्तर पर गिर गई। उसे इस हाल में देखकर मेरा सीना जैसे फटने लगा। मैं चुपचाप कमरे से बाहर निकला और दरवाजा बंद कर दिया। उस रात मैं सो नहीं पाया। पहली बार मुझे अपने फैसले पर शक होने लगा। क्या मुझे सच में ये सब करना चाहिए था? क्या बदला लेने का ये तरीका सही है, या मुझे उसके सामने आकर सब सच कह देना चाहिए? अगले दिन सुबह जब मैं रुयान से मिला, तो वो बिल्कुल बदल चुकी थी। रात वाला वो रोना धोना, वो दर्द, सब जैसे गायब हो गया था। वो फिर से वही बर्फ की रानी बन गई थी, ठंडी और सख्त। उसने मुझसे बात तक नहीं की, पर मैंने महसूस किया कि उसकी नजरों में अब मेरे लिए एक ऐसी उलझन थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे लगा ये चूहे बिल्ली का खेल ऐसे ही चलता रहेगा, पर तभी एक शख्स की एंट्री हुई जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। वो सफेद चूहा वापस आ गया था, मिस्टर पॉल, जिसे रुयान अपना पहला प्यार मानती थी। दोपहर का वक्त था। वो सफेद सूट पहनकर, हाथ में गुलाब के फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लिए, लल्लू ग्रुप के ऑफिस में ऐसे दाखिल हुआ जैसे कोई शहजादा हो। वही पुरानी चमक धमक और वही घमंडी चेहरा। वो रुयान के कैबिन में घुसते ही बड़े प्यार से बोला, रुयान देखो, मैं वापस आ गया हूं। मिस्टर पॉल के आते ही पूरे ऑफिस की लड़कियां जैसे दीवानी हो गई। फुसफुसाहटें शुरू हो गई। हाय, कितने स्मार्ट है ना। ये वही हैं जो मैडम के बचपन के दोस्त हैं। देखो देखो, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, जैसे मेड फॉर ईच अदर हो। मैं रुयान के पीछे काला चश्मा चढ़ाए पत्थर की मूरत बना खड़ा था। मन ही मन मैंने सोचा, लो, नाग और नागिन फिर से मिल गए। अब देखते हैं ये दोनों मिलकर कौन सी नई फिल्म की शूटिंग करते हैं। लेकिन रुयान का रिएक्शन देखकर मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ। उसने पॉल को वैसे नहीं देखा जैसे वो पहले देखा करती थी। उसने बस एक ठंडी नजर उस पर डाली और रूखेपन से पूछा, यहां क्या करने आए हो? पॉल को उम्मीद नहीं थी कि उसका स्वागत इतनी बेरुखी से होगा। वो थोड़ा हकलाया और बोला, रुयान, मैंने सुना कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़कर सीधा विदेश से तुम्हारे पास भागा चला आया। इतना कहकर उसने वो लाल गुलाबों का गुलदस्ता रुयान की तरफ बढ़ा दिया। पॉल ने अपनी वही चिकनी चुपड़ी बातें जारी रखीं। रुयान, ये फूल तुम्हारे लिए हैं। बस चाहता हूं कि तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ जाए। लेकिन रुयान ने उन फूलों की तरफ देखा तक नहीं। वो बड़ी बेरुखी से बोली, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, और उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी। पॉल का चेहरा शर्म से लाल पीला हो गया। उसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। वो लपक कर रुयान के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, रुयान, मैं जानता हूं तुम अभी भी उस हेरा के लिए दुखी हो, पर जो चला गया वो वापस नहीं आता। तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। वो हेरा, सच कहूं तो वो तुम्हारे लायक था ही नहीं। तुम उससे कहीं बेहतर डिजर्व करती हो। ये सुनते ही मेरा खून खौल उठा। मेरी मुट्ठियां भिज गईं। ये साला सफेद चूहा, अभी मेरी लाश ठंडी भी नहीं हुई और ये मेरे ही सामने मेरी बुराई कर रहा है, मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। मन तो किया कि अभी चश्मा उतारूं और एक जोरदार मुक्का इसके जबड़े पर जड़ दूं। पर मेरे कुछ करने से पहले ही रुयान का सब्र का बांध टूट गया। वो किसी शेरनी की तरह उस पर भड़क उठी। रुयान अचानक मुड़ी, और इससे पहले कि वो सफेद चूहा कुछ समझ पाता, चटाक, एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। उस थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में सन्नाटा कर गई। सब के सब पत्थर बन गए। पॉल अपना गाल सहलाते हुए फटी आंखों से रुयान को देख रहा था। रुयान, तुमने मुझे। जबान संभाल के बात कर। रुयान उसकी नाक के सामने उंगली तानकर दहाड़ी। हेरा मेरे लायक था या नहीं, ये बताने की औकात तेरी नहीं है। वो मेरा आदमी था और मरकर भी हमेशा वही रहेगा। तू है कौन? सिर्फ मेरे बाप के दोस्त का बिगड़ैल बेटा? रुयान का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो आगे बोली, मैंने तुझे इज्जत दी भाई माना, और तूने उसे ही मेरी कमजोरी समझ लिया। मैं ही अंधी थी जो तुझे अच्छा समझती थी, पर अब मेरी आंखें खुल गई हैं। तू एक नंबर का स्वार्थी और ढोंगी इंसान है। मेरे पैसों पर तूने बाहर ऐश की, और आज जब मैं मुश्किल में हूं। रुयान रुकी नहीं। वो तो जैसे आज काली मां का रूप ले चुकी थी। वो पॉल पर बरसते हुए बोली, तुझे क्या लगा?
तू फिर से आएगा और मेरा फायदा उठा लेगा। ये तेरा सपना ही रह जाएगा। आज के बाद अगर तू मेरे आसपास भी दिखा तो इतना मारूंगी कि गिन भी नहीं पाएगा, और फिर तुझे सीधे अफ्रीका पार्सल कर दूंगी। वहीं जाकर अपनी किस्मत आजमाना। भाई साहब, रुयान ने जो क्लास ली है उसकी गूंज से पूरा ऑफिस थर्रा गया। सब अपनी सांसें रोककर खड़े थे। पॉल का चेहरा जो पहले टमाटर जैसा लाल था, अब बैंगन जैसा नीला पड़ गया था। उसकी ऐसी बेइज्जती हुई कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं बगल में खड़ा होकर ये सब देख रहा था और मेरा दिमाग चकरा गया। ओ तेरी की, इतना बड़ा धमाका! मतलब ये जो मिस्टर पॉल खुद को शरीफ समझता था, ये तो बड़ा भारी धोखेबाज निकला। रुयान का ये रूप देखकर मुझे यकीन हो गया कि अब उसकी अक्ल ठिकाने आ गई है। और भाई, जब उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा कि मैं उसका आदमी हूं, कसम से कलेजे में ऐसी ठंडक पड़ी कि क्या बताऊं। अंदर ही अंदर मुझे जो फील आ रही थी वो एकदम जबरदस्त थी। थोड़ा थोड़ा सिग्मा वाली फीलिंग आ रही थी बॉस। रुयान ने उसे फटकार लगाई और बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ गई। उसने बस एक आवाज दी, राम खिलावन, चलो यहां से। मैं भी किसी वफादार चेले की तरह फौरन उसके पीछे हो लिया। जब मैं उस पॉल के बगल से गुजरा तो मुझे उसके दांत पीसने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो गुस्से में जल रहा था, पर मेरा क्या, अपना काम तो हो गया। कैबिन में पहुंचते ही रुयान अपनी कुर्सी पर ठह गई। उसका सीना गुस्से के मारे अब भी तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसे देखकर साफ लग रहा था कि आज उसका पारा 7वें आसमान पर है। मैंने बिना कुछ बोले चुपचाप उसके लिए पानी का एक गिलास भरा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने एक घूंट पानी पिया, तब जाकर उसकी सांस में सांस आई। उसने अपनी नजरें उठाईं और बड़े अजीब भाव से मेरी तरफ देखा। वो धीरे से बोली, राम खिलावन, क्या तुम्हें ये सब देखकर मेरी हंसी आ रही है? क्या मैं तुम्हें पागल लग रही हूं? मैंने अपनी गर्दन हिलाते हुए बड़े यकीन के साथ कहा, नहीं मैडम, आप तो बहुत बहादुर हैं। ये बात मैंने सिर्फ कहने के लिए नहीं कही थी, ये मेरे दिल की आवाज थी। भाई, पूरे ऑफिस के सामने उस धोखेबाज की धज्जियां उड़ाना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसी हिम्मत हर किसी में नहीं होती मैडम। मैंने अपनी बात पूरी की। रुयान ने एक फीकी और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हिम्मत? अगर मुझ में वाकई हिम्मत होती तो मैं उसे उस मौत के मोड़ तक ना पहुंचाती। वो फिर से उसी पुराने दर्द और पछतावे के समंदर में डूब गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे दिलासा कैसे दूं, इसलिए मैं चुपचाप साए की तरह एक तरफ खड़ा रहा। कैबिन में एक भारी सन्नाटा छा गया था। तभी रुयान ने अचानक मेरी तरफ देखा और बोली, राम खिलावन, आज मेरे साथ एक एक जाम हो जाए। मेरी कोठी पर चलो। आज हम तब तक पिएंगे जब तक ये गम भूल ना जाए। उसकी उन लाल और सूजी हुई आंखों को देखकर न जाने मुझे क्या हुआ कि मैंने अपनी गर्दन हां में हिला दी। भाई कसम से, ये मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला होने वाला था। रुयान की उस आलीशान कोठी में हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। मेज पर दुनिया भर की महंगी शराब की बोतलें सजी हुई थी, लाल, पीली, देसी, विलायती। मेज पर बोतलों का ऐसा मेला लगा था कि देखकर ही मेरा सिर घूमने लगा। उसकी तैयारी देखकर साफ लग रहा था कि आज वो मुझे राम खिलावन से सीधा स्वर्गवासी बनाकर ही दम लेगी। उसने एक बड़ा सा गिलास विस्की से भरा और फिर अपना भी भर लिया। मैंने आखिरी कोशिश की, मैडम, हमें पीने की आदत नहीं है, हम जहर नहीं पी पाएंगे। पर वो कड़क आवाज में बोली, मैंने कहा ना, पियो। अब मालकिन का हुक्म था, तो मैंने भी आंखें बंद की और वो कड़वा जहरीला पानी हलक के नीचे उतार लिया। भाई, ऐसा लगा जैसे गले में किसी ने जलता हुआ अंगारा डाल दिया हो। वो जलन गले से होते हुए सीधे मेरे पेट तक पहुंची। मैं इतनी जोर से खांसा कि मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। रुयान मुझे इस हाल में देखकर मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में एक अजीब सा बदला लेने वाला सुकून था। वो बोली, एक और लो। वो एक के बाद एक मेरे गिलास भरती जा रही थी और खुद भी गटागट पिए जा रही थी। मुझे तो लगा वो शराब नहीं, कोई जहर पी रही है ताकि अपना दर्द मिटा सके।
धीरे धीरे मेरा सिर भारी होने लगा। सामने की मेज और कुर्सियां मुझे नाचती हुई दिखने लगी। नशे में रुयान का चेहरा अब धुंधला दिखने लगा था। वो मेज पर अपना सिर टिकाकर लड़खड़ाती आवाज में बोली, राम खिलावन, तुम तुम बताओ, वो इतना पागल क्यों था? क्यों उसने जान दे दी? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आगे बोली, मैं तो बस बस उसे थोड़ा तड़पाना चाहती थी, उसे जलाना चाहती थी। मुझे उस मिस्टर पॉल से कभी प्यार नहीं था। मैं तो बस जलन में ये सब कर रही थी, क्योंकि वो बहुत आजाद था और मुझ पर जिम्मेदारियों का बोझ था। मुझे लगा था कि वो मेरे दिल की बात समझ जाएगा, पर वो तो चला गया। उसने मुझे एक बार अपनी बात कहने का मौका तक नहीं दिया। वो एक जख्मी शेरनी की तरह तड़प कर रोने लगी। उसका ये पछतावा देखकर मेरा सीना जैसे फटने लगा। शराब का नशा मेरे दिमाग पर चढ़ चुका था और मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो रही थी। उसका वो रोता हुआ चेहरा देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मेरा हाथ अपने आप उसकी तरफ बढ़ा ताकि मैं उसके आंसू पोंछ सकूं, पर हवा में ही मेरा हाथ छिटक गया। मेरी नजर अचानक उसके गले पर गई और मेरी रूह कांप गई। उसने वो चेन पहन रखी थी, वो मामूली सी चांदी की चेन जो मैंने उसे उसके पहले जन्मदिन पर तोहफे में दी थी। उस पेंडेंट पर मेरे नाम के अक्षर HP हेरा प्रकाश साफ चमक रहे थे। मुझे लगा था उसने इसे कचरे में फेंक दिया होगा, पर वो तो इसे आज भी अपने कलेजे से लगा कर रखती है। ये देखकर मेरी आंखों में पानी भर आया। भाई, वो बेवफा नहीं थी। उसके दिल में मैं आज भी जिंदा था। अब मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। मैंने बहुत ही प्यार से अपना हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे को छुआ। मत रो, मेरी जुबान से ये शब्द निकले, लेकिन इस बार वो राम खिलावन वाली गंवार बोली नहीं थी। ये मेरी अपनी असली आवाज थी, वही आवाज जिसे रुयान बरसों से जानती थी। रुयान का पूरा शरीर जैसे बिजली के झटके से थरथरा उठा। उसने झटके से अपना सिर उठाया और फटी आंखों से मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में जो खौफ और हैरानी थी, वो उस दिन से 100 गुना ज्यादा थी जब उसने मुझे पहली बार ऑफिस में पकड़ा था। उसके होंठ थरथरा रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, पर आवाज गले में ही फंस गई हो। मैंने उसकी हालत देखकर एक दर्द भरी मुस्कान दी। रुयान, बहुत वक्त बीत गया है ना? मैंने तय कर लिया था, अब और नाटक नहीं, अब और राम खिलावन बनकर नहीं रहना। अब चाहे सजा मिले या मौत, मैं अपनी असलियत नहीं छुपाऊंगा। मैंने अपना नकाब उतार फेंकने का फैसला कर लिया। रुयान मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मेरी आंखों के पार देख लेना चाहती हो। उसकी आंखों के भाव किसी बिजली की रफ्तार से बदल रहे थे। पहले एक गहरा झटका, फिर एक पागल कर देने वाली खुशी, और फिर अगले ही पल उसकी आंखों में तबाही मचा देने वाला गुस्सा भर गया। ये सब सिर्फ 3 सेकंड के अंदर हुआ। हे राह! उसने मेरे नाम का एक एक अक्षर अपने दांतों के बीच से ऐसे निकाला जैसे कोई जहरीली नागिन फुफकार रही हो। उसकी आवाज में नफरत भी थी और जान ले लेने वाला गुस्सा भी। भाई, जैसे ही उसने मेरा नाम लिया, मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। मुझे समझ आ गया कि अब ज्वालामुखी फटने वाला है। मैं अभी मुंह खोलने ही वाला था कि उसे अपनी बेगुनाही का सबूत दूं, पर रोयान तो बिजली की रफ्तार से भी तेज निकली। उसने आव देखा न ताव मेज के नीचे से शराब की एक खाली बोतल उठाई और चीखी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तूने मुझे धोखा दिया। वो बोतल लेकर मेरे सिर की तरफ लपकी। भाई साहब, मेरी तो रूह कांप गई। मैं अपनी जान बचाकर ऐसे भागा जैसे पीछे कोई यमराज पड़ा हो। रुयान, अरे मेरी बात तो सुनो, शांति से बैठकर बात करते हैं ना? मैं सोफे के ऊपर से कूदते हुए चिल्लाया। शांति की ऐसी की तैसी, तू मर आज! वो हाथ में बोतल लहराते हुए मेरे पीछे पड़ी थी। पूरी कोठी में पकड़म पकड़ाई का खेल शुरू हो गया। मैं आगे आगे, वो पीछे पीछे। वो चमकती हुई कांच की बोतल देखकर मेरी सिटी पिटी गुम थी। ये पागल औरत आज पक्का मेरा हैप्पी बर्थडे मना कर ही दम लेगी। मैं सोफे, कुर्सी और मेज के चक्कर काट रहा था और साथ ही साथ गिड़गिड़ा भी रहा था। अरे मेरी माँ, मेरी दादी, मुझे माफ कर दे। मैं कान पकड़ता हूं, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, बस ये बोतल नीचे रख दे। मैं बदहवास होकर चिल्ला रहा था।
मुझे लगा था कि आज मेरी फाइल यहीं बंद हो जाएगी। रोयान तो जैसे चंडी बन चुकी थी। उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो बस मेरा सिर फोड़ने के लिए तैयार थी। मैं दीवार के कोने में फंस चुका था और अपनी आखिरी दुआ पढ़ रहा था कि तभी धड़ाम, कोठी का भारी दरवाजा एक जोरदार लात के साथ खुला और आवाज आई, हिलना मत, पुलिस। अगले ही पल 10-12 कमांडो स्पेशल फोर्सेस बंदूकों के साथ अंदर घुस आए। उनकी काली काली बंदूकों की नलियां सीधे हमारी तरफ थी। हम दोनों के जैसे काटो तो खून नहीं। रोयान अभी भी वो बोतल हवा में लहरा रही थी और मैं जमीन पर दुबक कर अपना सिर बचा रहा था। भाई साहब, ऐसी बेइज्जती तो कभी नहीं हुई थी। तभी पुलिस के बड़े अफसर ने कड़क कर पूछा, पुलिस को किसने फोन किया? यहां किडनैपिंग की खबर किसने दी? तभी उन पुलिस वालों के पीछे से एक दबी कुचली और डरी हुई आवाज आई, साहब, वो मैं हूं, मैंने ही फोन किया था। मैंने आवाज की तरफ देखा और मेरी तो हंसी छूटते छूटते बची। सामने मिस्टर पॉल खड़ा था। उसका चेहरा सूजा हुआ था और हुलिया एकदम बिगड़ा हुआ था। उसने पुलिस की तरफ हाथ उठाकर मेरी ओर इशारा किया और चिल्लाया, इंस्पेक्टर साहब, यही है वो गुंडा, इसी ने रोयान का अपहरण किया है। फिर वो रोयान की तरफ देखकर ऐसे इमोशनल हुआ जैसे किसी फिल्म का हीरो हो। रोयान, डरो मत, मैं आ गया हूं तुम्हें इस दरिंदे से बचाने। भाई साहब, मैं और रोयान, हम दोनों उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हो। मतलब, ये बंदा क्या सच में सर्कस से भागकर आया है? पुलिस वाले भी चकरा गए। उनके कप्तान ने पहले रोयान को देखा, जो हाथ में बोतल लिए किसी लेडी डॉन की तरह खड़ी थी। फिर मुझे देखा, जो जमीन पर चूहे की तरह दुबका हुआ था। और आखिर में उस नमूने पॉल को देखा, जो अपनी ही धुन में मग्न था। कप्तान के माथे पर इतने बल पड़ गए कि पूछो मत। वो कड़क कर बोला, अबे ओ, ये चल क्या रहा है यहां? असली माजरा क्या है? इससे पहले कि मैं या रोयान कुछ कहते, पॉल फिर से बीच में कूद पड़ा और बोला। पॉल ने तो जैसे पूरी कहानी ही गढ़ ली थी। वो पुलिस के सामने हाथ पांव मारते हुए बोला, साहब, ये आदमी लल्लू ग्रुप का नया बॉडीगार्ड है। इसकी नीयत खराब थी। ये मैडम को बहला फुसलाकर घर ले आया और अब उनके साथ बदतमीजी कर रहा है। मैं पीछा करते हुए यहां तक आया और जब अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी तो फौरन आपको फोन कर दिया। भाई, वो ऐसे रो रो कर बोल रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा मसीहा हो। कसम से, मेरा तो मन किया कि इसके पैर छू लूं। इतनी जबरदस्त कहानी तो कोई फिल्म राइटर भी नहीं लिख सकता। इसकी अक्ल पर तो सच में पत्थर पड़ गए थे। रोयान तो गुस्से के मारे कांपने लगी। उसने वो बोतल नीचे रखी और सीधा पॉल की तरफ लपकी। उसकी नाक के सामने उंगली तान कर वो दहाड़ी, पॉल, तेरा दिमाग घास चरने गया है क्या? तुझे पुलिस बुलाने के लिए किसने कहा था? ये मेरा घर है और ये मेरा निजी मामला है। तू होता कौन है बीच में टांग अड़ाने वाला? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? रुयान, मुझे पता है कि उसने तुम्हें मजबूर किया है। तुम डरो मत। जी बोड़ा अभी भी अपनी एक्टिंग कर रहा था। पुलिस कप्तान ये सब सुनकर उलझन में था। उसने मेरी ओर मुड़कर कहा, तुम खड़े हो जाओ और अपना पहचान पत्र, आईडी कार्ड दिखाओ। मैं धीरे से खड़ा हुआ और अपने हाथ फैला दिए। पुलिस अंकल, मेरे पास आईडी नहीं है। मेरे पास तो वही ली जियांगो वाला फर्जी आईडी था और अगर मैं उसे निकालता तो जुर्म और बढ़ जाता। आईडी नहीं है? पुलिस की नजरें तुरंत शक से भर गईं। तुम्हारा नाम क्या है? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, लियू रुयान ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, इसका नाम हे कियांग है और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। जी बोड़ा की आंखें फटी की फटी रह गईं। नामुमकिन। हे कियांग, वो वो तो मर चुका है ना? पुलिस कप्तान भी चकरा गया। मर चुका है? ये जीता जागता इंसान तो यहां खड़ा है। लियू रुयान ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। वो मेरे पास चलकर आई और उसने मेरा हाथ थाम लिया और अपना सिर एक गर्वित मोरनी की तरह ऊपर उठा लिया। हाँ, वो मरा नहीं है। पहले जो कुछ भी हुआ, वो सब हम प्रेमियों के बीच का एक मजाक था। फिर वो मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में धमकी और विनती का एक मिला जुला भाव था। है ना जानू?
उस जानू शब्द ने तो जैसे मेरी हड्डियों तक को पिघला दिया। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर चारों तरफ तनी हुई बंदूकों की नली पर नजर डाली और तुरंत सिर हिला दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये बस एक मजाक था। मुझे लगा जैसे मेरी खाल इतनी मोटी हो गई है कि उस पर गोलियां भी बेअसर हो जाएं। मजाक? पुलिस कप्तान को जरा भी यकीन नहीं हुआ। मजाक ऐसा कि अंतिम संस्कार तक हो गया और बात यहां तक पहुंच गई कि गोलियां चलने की नौबत आ गई। लियू रुयान बिना पलक झपकाए पूरे आत्मविश्वास के साथ समझाने लगी। पुलिस साहब, बात ऐसी है कि पिछले कुछ समय से मुझ पर काम का बहुत दबाव था, तो मेरे बॉयफ्रेंड ने यह तरीका सोचा कि ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स महसूस कर सकूं और खोने के दर्द को महसूस करके अपनी मौजूदा जिंदगी की अहमियत समझ सकूं। रही बात अभी की, तो हम दोनों बस रोल प्ले कर रहे थे। मैं एक ऐसी डोमिनेटिंग क्वीन बनी थी जो घरेलू हिंसा करती है, और ये बेचारा दया की भीख मांगने वाला एक मासूम सा किरदार निभा रहा था। ये हम दोनों के बीच का एक छोटा सा रोमांटिक खेल है। मैं तो ये सब सुनकर सन्न रह गया। क्या गजब की कलाकार है। कहानी बुनने की ऐसी काबिलियत कि इसे गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। अगर ये स्क्रिप्ट राइटर होती तो आज कहाँ होती। रोल प्ले और छोटा सा मजाक। कसम से, मैं तो अभी तुम्हारी बोतल से मरने ही वाला था। पुलिस वाले भी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जाहिर है, दिमाग घुमा देने वाले इस लॉजिक ने उन्हें भी सदमे में डाल दिया था। जी बोड़ा तो पूरी तरह टूट गया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा। नाम मुकिन, रुयान, पक्का उसने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है। पुलिस साहब, आप इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। वो बस एक धोखेबाज है। न्यू रुयान ने उसकी ओर एक ठंडी नजर डाली। इसे यहां से बाहर निकालो। दो पुलिस वालों ने छटपटाते हुए जी बोड़ा को पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। आखिरकार दुनिया में थोड़ी शांति हुई। पुलिस कप्तान ने हमारी ओर देखा और एक ठंडी आह भरी। ठीक है, अब जब ये सब एक गलतफहमी है, तो हम अपनी टीम वापस ले जा रहे हैं। लेकिन मैं तुम दोनों को चेतावनी दे रहा हूं। अगली बार जब ऐसा रोमांटिक खेल खेलो, तो थोड़ा कम शोर मचाना। पुलिस का समय बर्बाद करना शर्मनाक बात है। जी, जी बिल्कुल, पुलिस अंकल, आप एकदम सही कह रहे हैं। मैंने सिर झुकाते हुए और हाथ जोड़ते हुए उन्हें दरवाजे तक छोड़ा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, विला में फिर से वही कब्र जैसी खामोशी छा गई। मैं और लियू रुयान एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे। अभी कुछ देर पहले जो जोड़ा एक दूसरे के लिए दुनिया से लड़ रहा था, वो पल भर में फिर से दुश्मन बन चुका था। उसने मेरी ओर देखा और ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, ले हुए गुब्बारे की तरह ढीली पड़ गई और मेरे सीने से लगकर निढाल हो गई। पिछले 6 महीनों से उसके अंदर जो गुस्सा और ताकत जमा थी, वो अब छोटे छोटे और कमजोर घूंसों में बदल चुकी थी, जिन्हें वो नफरत के साथ मेरी पीठ पर बरसा रही थी। हे क्यांग, तुम सच में बहुत पत्थर दिल हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि जिस दिन मैंने वो डिब्बा देखा था, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। उसकी आवाज रुआसी हो गई थी और उसकी हर सिसकी मेरे दिल को किसी कुंद चाकू की तरह चीर रही थी। मैंने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि और जोर से कस लिया। उसकी जुल्फों से आने वाली वो जानी पहचानी खुशबू मेरी सांसों में समा रही थी। इन 6 महीनों में मैं छिपकर रहता रहा और न जाने कितनी बार सपनों में इस खुशबू को महसूस करने की कोशिश की। आज जब वो सच में मेरे सीने से लगी थी, तो मुझे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। मुझसे गलती हो गई रुयान, सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उसके सिर पर अपना ठुड्डी टिकाते हुए धीरे से कहा। उस वक्त मुझे लगा कि अगर मैं गायब हो गया, तो तुम इन अफवाहों से बच जाओगी। तुम वही रसूखदार लियू रुयान बनी रहोगी, ना कि मेरी वजह से दुनिया की नजरों में एक मजाक। बकवास! उसने झटके से सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों से बहते आंसू रोशनी में चमक रहे थे। तुम्हारे बिना मैं खाक लियू रुयान हूं। हे क्यांग, तुम्हें लगता है कि तुमने ये महान काम किया है? नहीं, ये सरासर स्वार्थ है।
तुमने सारा दुख पीछे बचे लोगों के लिए छोड़ दिया और खुद मरकर छिप गए। क्या तुमने एक बार भी मुझसे पूछा था कि मैं क्या चाहती हूं? तभी उसने अचानक अपना मुंह खोला और मेरी कमीज के ऊपर से ही मेरे कंधे पर जोर से काट लिया। दर्द के मारे मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, लेकिन मैंने उफ तक नहीं की। क्या अब तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ? मैंने उसे देखते हुए पूछा। उसने अपनी नजरें ऊपर उठाई और नफरत भरी आंखों से मुझे घूरने लगी। उसके होठों पर अभी भी आंसुओं का नमकीन स्वाद था और उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। वो अचानक फीकी हंसी हंसी, अपने आंसू पोंछे और बेहद सख्त लहजे में बोली, हे कियांग, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छूटेगा। ये 6 महीने मैंने जैसे गुजारे हैं, मैं उसका एक एक पल तुमसे वसूल करूंगी। आज के बाद तुम जिंदा रहो तो मेरे साथ और मरो तो मेरी आंखों के सामने। उसने मेरी टाई पकड़ी और उसे जोर से नीचे की तरफ खींचा, जिससे मुझे झुककर उसकी उन सुलगती आंखों में झांकने पर मजबूर होना पड़ा। अगर अगली बार भागने की कोशिश भी की तो मैं सच में तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी और उसे समंदर में बहा दूंगी, ताकि तुम कभी अपने घर वापस ना आ सको। और फिर उसने विरोध करना छोड़ दिया। उसने अपना सिर मेरे सीने में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वो रोना पिछले किसी भी समय की तुलना में कहीं अधिक दुखद था। मैंने उसे अपनी बाहों में थाम लिया, धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और मेरा मन कड़वी मीठी भावनाओं से भर गया। ऐसा लग रहा था कि ये बेतुका नाटक आखिरकार खत्म होने वाला है। लेकिन मैं बहुत भोला था। अगले ही दिन मेरे मरे हुओं में से जी उठने और लियू रुयान के साथ रोमांटिक प्ले के दौरान पुलिस द्वारा पकड़े जाने की खबर सभी प्रमुख मीडिया आउटलेट्स की सुर्खियों में थी। हेडलाइंस एक से बढ़कर एक सनसनीखेज थीं। शॉक, मृत प्रेमी कब्र से वापस लौटा, रईस सीईओ का अजीबोगरीब रोल प्ले गेम, वफादार महिला सीईओ का पर्दाफाश, दिवंगत पति के साथ हिंसक रोमांस के चक्कर में पुलिस ने दबोचा। पूरी इंटरनेट की दुनिया हिल गई थी। कल तक जो लोग रुयान के लिए आंसू बहा रहे थे, आज वे हमें ट्रोल कर रहे थे। रुयान ने जब सुबह अपना फोन देखा तो उसका चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। उसने फोन पटकते हुए मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब दुख नहीं, बल्कि एक खतरनाक चमक थी। हे कियांग, उसने दांत पीसते हुए कहा, अब तो तुम चाहकर भी दुनिया की नजरों से नहीं छिप पाओगे। अब तुम्हें पूरी जिंदगी इस मजाक की सजा मेरे साथ काटनी होगी। वर्ष का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसे आप सच्चा प्यार समझ रहे थे, वो तो एक बड़ा एसएनएम ड्रामा निकला। मैं और लियू रुयान एक ऐसे तरीके से पूरी दुनिया में वायरल हो गए जिसके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने अपने फोन की स्क्रीन पर वो हाई डेफिनेशन फोटो देखी जिसमें हम दोनों सिर पर हाथ रखे डरे हुए दुबके बैठे थे, और दूसरी फोटो जिसमें वो हाथ में शराब की बोतल लिए मुझे जान से मारने के लिए दौड़ रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं एक बार फिर